नमस्कार दोस्तों, आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है एक और नई व शानदार कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान भाग एक मेरी स्वलिखित 25 कहानियों का एक शानदार संग्रह है और संग्रह की इस 22वीं कड़ी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी 22वीं कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान कहानी नंबर 22। काश मुझे कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी मिल जाएं। पहले इस कहानी का शीर्षक निकालो 400 रुपये वरना उतरो था, लेकिन बाद में मुझे शीर्षक काश मुझे कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी मिल जाएं ज़्यादा सटीक लगा। शायद आपको भी लगे। कृपया कहानी सुनने के बाद कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दिल्ली में एक गरीब परिवार रहता था। उसमें 2 व्यक्ति थे, पति पत्नी, जिनके नाम क्रम से हरिराम और मीना थे। हरिराम राम सेठ के यहाँ काम करता था। जो मिलता था उसी से वह परिवार का गुजारा चलाता था। कभी कभी गरीब होना गुनाह बन जाता है। वह केवल मशीन बनकर रह जाता है। गरीब जो कमाता है उसका सब कुछ परिवार पर खर्च हो जाता है और रात को खा पी कर सो जाता है और सुबह होते ही वह पुनः अपने काम पर चला जाता है। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे हुए अपनी शादीशुदा बिटिया गुड्डो के बारे में सोच रहे थे कि तभी एक छोटा सा टूटा फूटा फ़ोन जो सिलाई मशीन वाली रील के धागे से 2-3 जगह से बंधा हुआ था बज उठा। उसकी स्क्रीन पर नंबर भी साफ नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए पति ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हम अस्पताल से गुड्डो के घर से बोल रहे हैं, उधर से आवाज़ आई। नमस्कार जी, सब कुछ कैसे हैं? हरिराम ने पूछा। उधर से आवाज़ आई, सब ठीक ठाक है। आप नाना बन गए हैं। क्या कहा? मैं नाना बन गया हूँ? अजी सुनती हो, तुम नानी बन गई हो। यह सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कौन आया है, लाला या लाली? लाला आया है। आपको सूचना देनी थी, इसलिए मैंने सूचना दे दी। अब आपको जैसा उचित लगे वैसा करें, कहकर सामने वाले ने फ़ोन काट दिया। गरीब जो भी कमाते हैं, गरीबी वह सब खा जाती है। बचाने के नाम पर कुछ भी नहीं होता। अब इस फ़ोन से जितनी उन्हें खुशी मिली थी, उससे कई गुना ज़्यादा हरीलाल की चिंता बढ़ गई कि अचानक से एक खर्चा ऊपर आन पड़ा। गरीबों के लिए खुशी भी कभी कभी खर्चा बन जाती है। दोनों पति पत्नी में खर्चे को लेकर जोड़ तोड़ शुरू हो गई। बस से गुड्डो के यहाँ जाना बहुत महंगा पड़ेगा, ट्रेन से चलते हैं वही ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा और स्वच्छता भी पड़ेगी। जनरल डिब्बे में जगह तो मिल ही जाती है, फिर जो सामान होगा उसे कैसे लेकर जाएंगे? एक ऑटो कर लेंगे, रेलवे स्टेशन के लिए एक ऑटो कर लेंगे। पत्नी बोली, ऑटो क्यों? सरकार ने बस जो चला रखी है उसी से चलेंगे। घर से थोड़ा जल्दी निकल लेंगे ताकि स्टेशन पर समय से पहुंच जाएं और जनरल बोगी का टिकट ले लेंगे। अरे मेरे तो दिमाग से ही निकल गया कि यहाँ बसों में तुम्हारा टिकट नहीं लगेगा, केवल मुझे ही देना होगा। चलो, एक खर्चा तो बचा। तय समय पर दोनों घर से निकले, बस पकड़ी और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। लेकिन जैसे ही ट्रेन आई तो भीड़ होने के कारण उन दोनों के लिए जनरल बोगी में चढ़ना मुश्किल हो गया। जैसे ही ट्रेन रवाना होने को हुई और गाड़ी छूटती देखकर और अपने आप को जनरल बोगी में चढ़ते हुए न पाकर वे दोनों एक ट्रंक लिए दूसरे डिब्बे में घुस पड़े। दरवाजे के पास ही औरत तो बैठ गई, पर हरीलाल चिंतातुर खड़ा रहा। हरीलाल जानता था कि उसके पास जर्नल टिकट है और ये रिजर्वेशन वाला डिब्बा है। टीसी आएगा और वह कुछ न कुछ जुर्माना अवश्य लगाएगा। थोड़ी देर में टीसी टिकट चेक करता हुआ आ गया। उसने जैसे ही उन दोनों पर निगाह डाली तो टीसी ने उसे टिकट मांग ली।
टीसी को अपनी जनरल टिकट दिखाते हुए उसने हाथ जोड़ दिए। जनरल टिकट देखकर टीसी बोला, ये जनरल टिकट है, अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चले जाना। साहब, जनरल डिब्बे में बहुत भीड़ है, उसमें हमसे नहीं चढ़ा गया तो हम इसमें चढ़ गए साहब। उसमें बहुत भीड़ है, भीड़ के कारण उसमें नहीं चढ़ा जाएगा। दिमाग खराब मत करो, यह जनरल टिकट है, अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चले जाना, वरना 800 की रसीद बनेगी। कहकर टीसी आगे को बढ़ गया और सीटी बजाती हुई और छुक छुक करती हुई ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ आगे की ओर बढ़ती गई। पति पत्नी दोनों बेटी को पहला बेटा होने पर उसे देखने जा रहे थे। सेठ ने बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी और 700 रुपये एडवांस दिए थे। बीबी वह लोहे की पेटी के साथ जनरल बोगी में बहुत कोशिश की पर घुस नहीं पाए। लाचार हो स्लीपर क्लास में आ गए। साहब, बीबी और सामान के साथ जनरल डिब्बे में नहीं चढ़ सकते, हम यहीं कोने में खड़े रहेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। टीसी की ओर 100 का नोट बढ़ाते हुए कहा, 100 से कुछ नहीं होता, 800 निकालो वरना उतर जाओ। 800 तो गुड्डों की डिलीवरी में भी नहीं लगे साहब। नाती को देखने जा रहे हैं, गरीब लोग हैं, जाने दो ना साहब। अब की बार पत्नी ने कहा, तो फिर ऐसा करो, 400 निकालो, एक की रसीद बना देता हूँ, दोनों बैठे रहना। ये लो साहब, रसीद रहने दो, 200 रुपये बढ़ाते हुए आदमी बोला। नहीं, रसीद तो बनानी ही पड़ेगी, ऊपर से ऑर्डर है, रसीद तो बनेगी। चलो जल्दी से 400 निकालो, वरना स्टेशन आ रहा है, उतरकर जनरल बोगी में चले जाओ। इस बार कुछ डांटते हुए टीसी बोला। आदमी 400 रुपये ऐसे निकाल कर दे रहा था मानो अपना कलेजा निकाल कर दे रहा हो, परंतु टीसी भी क्या कर सकता था, उसकी ड्यूटी है, अगर कोई चेकिंग हुई तो उसकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए उसे मजबूरन यह सब करना ही होता है। अभी तक दोनों पति पत्नी के मुख पर जो खुशी थी वह अचानक नदारद हो गई। दोनों पति पत्नी उदास रुआं से ऐसे बैठ गए मानो नाती के पैदा होने पर नहीं, उसके शोक में जा रहे हैं। हीरालाल के दिमाग में हलचल हो रही थी, कैसे एडजस्ट करेंगे ये केवल 400 रुपये। क्या वापसी की टिकट के लिए समधी से पैसे मांगने पड़ेंगे? नहीं। आखिर में हीरालाल अपनी पत्नी मीना से बोला, 100-150 तो मैं ज़्यादा लाया ही था, खर्च में कुछ कटौती करनी पड़ेगी, मुझे तो भूख नहीं है, शाम को तुम खाना चाहो तो खा लेना। गुड्डों के घर पैदल ही चलेंगे, इसमें कुछ पैसे बच जाएंगे, 200 तो एडजस्ट हो गए। और हाँ, आते वक्त पैसेंजर ट्रेन से आएंगे, 100 रुपये और बचेंगे। एक दिन ज़रूर ज़्यादा लगेगा, सेठ भी चिल्लाएगा, मगर मुन्ने के लिए सब सह लूँगा। मगर फिर भी तो 300 ही हुए, मीना ने हीरालाल से कहा। ऐसा करते हैं, हम दोनों नाना नानी की तरफ से जो 100 रुपये देने वाले थे, अब दोनों मिलकर 100 देंगे। हम दोनों अलग थोड़े ही हैं, हो गए 400 एडजस्ट। पत्नी ने कहा, मगर मुन्ने के कम करना। और पति की आंखें छलक पड़ी। मन क्यों भारी करती हो जी, गुड्डो जब मुन्नों को लेकर घर आएगी तो 200 ज़्यादा दे देंगे। कहते हुए उसकी भी आंखें छलक उठी। फिर आंखें पहुँचते हुए बोली, काश मुझे कहीं प्रधानमंत्री जी, मोदी जी मिल जाएं तो उनसे प्रार्थना करूं कि आप जितने पैसे बुलेट ट्रेन चलाने में खर्च करने जा रहे हैं साहब, इतने पैसे खर्च करके हर ट्रेन में 4-4 जनरल बोगियां और लगवा दो, जिससे न तो हम जैसों की टिकट होते हुए भी जलील होना पड़ेगा और न ही हमारे मुन्ने के
100 रुपये कम होंगे। कहते हुए उसकी आंखें एक बार फिर से छलक पड़ी। पति सांत्वना देते बोला, अरे पगली, हम गरीब आदमी हैं, हमें वोट देने का तो अधिकार है, पर सलाह देने का नहीं। रो मत। बस इतनी सी है आज की कहानी। लेखक आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी हमारी इस कहानी से अवगत हो सकें और हमें उनके विचार प्राप्त हो सकें। अब अपने प्यारे मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर को विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यह दिल्ली है मेरी जान की नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड।